नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे अपने क्यूएमएस स्टैंडर्ड सीरीज पार्ट 3 में ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आज जानेंगे कि स्टैंडर्ड के अनुसार सेक्शन में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको समझेंगे। तो हमारा IATF 16949 2016 फर्स्ट एडिशन चल रहा है, अक्टूबर 2016 में आया। क्यूएमएस स्टैंडर्ड सीरीज पार्ट 1 एंड 2 में हमने देखा था स्लाइड कंटेंट जो हमने पहले दिखाए थे स्टैंडर्ड के अनुसार, वो टेबल का कंटेंट था। फॉरवर्ड ऑटोमोबाइल कोई स्टैंडर्ड, हिस्ट्री, गोल, रिमार्क्स और प्लस सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने उसमें जानी थी। अब इसके आगे हम एज पर स्टैंडर्ड आगे जानेंगे। सेक्शन 0.1 से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से हम। चलिए आगे चलते हैं। क्यूएमएस स्टैंडर्ड सीरीज पार्ट 3 में आज हम जानने वाले हैं एज पर क्यूएमएस स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जनरल पॉइंट है सेक्शन 1.1, पॉइंट 2 है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, पॉइंट 3 है प्रोसेस अप्रोच और पॉइंट 3.1 है जनरल, पॉइंट 3.2 प्लान डू चेक एक्ट और पॉइंट 3.3 है रिस्क बेस्ड थिंकिंग और हमारा लास्ट है पॉइंट 4 रिलेशन विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। यानी कि ये जो हमारा IATF 1694 स्टैंडर्ड है, इसमें ये टॉपिक वाइज, ये स्टेज, एक कंटेंट वाइज हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको समझेंगे और इस स्टैंडर्ड हमें क्या मांगता है, हम क्या चाहिए, वो चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी जनरल जो हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड हमारा क्या है। अडॉप्टिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हेल्प improve ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इसको मैं हिंदी में भी थोड़ा सा डालने की कोशिश किया हूँ कि आपको बेहतरीन समझ में आए स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली जो है वो संगठन को एक रणनीतिक निर्णय प्रदान करता है और बेहतर विकास के लिए उसमें ठोस आधार प्रदान करता है। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो आपको बेहतर काम करेगा और बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसकी। और आगे देखते हैं तो पोटेंशियल बेनिफिट्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करने पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किसके आधार पर? अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर हमें क्या क्या मिलता है वो जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेशन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आता है इसके अंतर्गत। यानी ग्राहकों को वैधानिक और नियामिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड IATF। आगे जानते हैं कि ये फैसिलिटिंग अपॉर्चुनिटी टू इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्हांस करता है, ग्राहकों को संतुष्टि को बढ़ाने के अवसर को बनाता है, आगे उसको और अच्छा, ग्राहक को और अच्छा देने का प्रयास करता है ये, अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका इम्प्लीमेंट है तो। एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद इट्स कंसेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है रिस्क से रिलेटेड, आपकी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सारी अवसरों को भी बताता है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। इस स्टैंडर्ड में कैन यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। दिस स्टैंडर्ड जो एम्प्लॉय द प्रोसेस अप्रोच इनकॉर्पोरेट विद द प्लान टू चेक एक्ट एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग। यानी ये तीन चीज़ों पर ये स्टैंडर्ड आधारित है, प्रोसेस अप्रोच और प्लान टू चेक एक्ट एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग, जो कि हम ब्रीफ में थोड़ा आगे आगे जानेंगे। कि हिंदी में हमने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रक्रिया दृष्टिकोण नियोजित करता है प्लान टू चेक एक्ट और जोखिम आधारित सोच शामिल है इसके अंतर्गत। यानी कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसकी रिस्क बेस्ड थिंकिंग, क्या क्या हम उससे दिक्कतें आ सकती हैं वो हम रिस्क अपॉर्चुनिटी उसमें डिसाइड करते हैं। आगे देखते हैं हम द प्रोसेस अप्रोच एबल इन ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान इट्स प्रोसेस एंड दियर इंटरेक्शन। ये जो हमारा प्रक्रियाओं को बातचीत योजनाओं में सक्षम बनाता है, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस अप्रोच है
प्रोसेस हैं जैसे स्टैंपिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस, परचेजिंग प्रोसेस, इनको सबको इंस्ट्रक्शन करता है ये स्टैंडर्ड, हर सबको एक दूसरे से जोड़ता है। PDCA cycle enable an organization to ensure that its processes are adequately resourced and managed and that opportunity are improved are determined and act। जो PDCA साइकिल जो इसमें डाला गया है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर प्रोसेस को एडिक्वेटली समझने के, मैनेज करने का और अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूवमेंट को बताने का काम करता है। PDCA साइकिल चक्र जो भी है वो आपको सक्षम बनाता है आपके प्रोसेस को और अधिक उसको अवसर को निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए इस IATF में आपका PDCA साइकिल ऐड किया गया है। Risk-based thinking enable an organization to determine the factor that could cause its process and its quality management system to deviate from the planned result, to put place preventive control, minimize negative effort and make maximum use of opportunity to their risk। जो हम इस स्टैंडर्ड में रिस्क बेस्ड थिंकिंग करते हैं, रिस्क अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, उससे हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो निगेटिव एफर्ट हैं उनको खत्म करता है और ऑर्गेनाइजेशन और अधिक अपॉर्चुनिटी निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए रिस्क बेस्ड थिंकिंग हम करते हैं। हम अपने कुछ मित्रों को हिंदी में इसलिए डाल दिए कि उनको अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को दो दो तीन तीन बार रीड करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि जनरल रिक्वायरमेंट क्या है स्टैंडर्ड की। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उस गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी के ले लेते हैं। हम ये जो स्टैंडर्ड है उसी के अनुसार चल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ जो स्टैंडर्ड में इंकित है उसी को हम आपको बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड की पहली रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, कि जहाँ पे सेल लिखा होगा इसका मतलब है कि उसको मैंडेटरी करना ही करना है। सेल इंडिकेट करता है कि रिक्वायरमेंट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही है, और शुड अगर लिखा है तो रिकमेंड करता है कि आप इसको कर सकते हो, और मे है तो इंडिकेट यानी परमिशन देता है कि अगर कहीं पे स्टैंडर्ड में मे वर्ड यूज किया गया किसी के साथ में तो वो स्टैंडर्ड परमिशन देता है कि इसको करना चाहिए या कर सकते हो। एन जो है इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को और कैपेबिलिटी को, यानी पॉसिबिलिटी है कि आप ये चीज करो। इंफॉर्मेशन मार्क एज नोट, अगर कहीं नोट लिखा हुआ है गाइडलाइन इन अंडरस्टैंड तो क्लियरिफिकेशन और एसोसिएट रिक्वायरमेंट के लिए वो नोट दिया गया है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है जो कि ये आपको ये हर जगह आपको मिलेंगी स्टैंडर्ड को पढ़ते समय। आप जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप स्टैंडर्ड में समंदर है, इसमें से निकल के कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। इसलिए इसको जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हैं उतनी ज़्यादा बार पढ़िए। अब आते हैं हम पॉइंट 2 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन बेस्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिस्क्राइब इन ISO 9000। तो ये ISO 9000 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डाला गया है, उससे हमको लिंक किया IATF में, और तो ये हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम निकल के आता है वो ये है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ने बताया कि ये है ISO 9000 स्टैंडर्ड में बताया गया है। हमने हिंदी में भी डाला है क्योंकि कुछ हमारे मित्र हैं जिनको हिंदी में भी जानकारी चाहिए तो हमने इसीलिए डाला हिंदी से रिलेटेड। बाकी अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश हिंदी से और बेटर समझने में आएगी क्योंकि दो तीन बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ ईच प्रिंसिपल्स रिलेशंस वाई प्रिंसिपल इज द इंपॉर्टेंट वेयर ऑर्गेनाइजेशन सम एग्जांपल्स एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल जो स्टैंडर्ड में बताया गया है। हम यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में ही जानेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में परफॉर्मेंस सुधार आता है। एग्जांपल ऑफ टिपिकल एक्शन टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स। जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं तो वो आपके और अधिक सुधार करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं जो कि ISO 9001 2015 के अनुसार कस्टमर फोकस, लीडरशिप, engagement of people, process approach, improvement, evidence based decision making, relation with management। एज पर ISO 9001 2009 जो हमारे ओल्ड
क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे वो 8 थे। इसमें हमारा जो नया रिवीजन आया तो इसमें हमारे 7 कर दिए गए। हमें इसके डिटेल में हम आपको नया एक तरीके से नए वीडियो डालेंगे जिसमें केवल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया गया होगा। वो डिटेल में हम आप वहाँ डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। यहाँ पे हमने आपको केवल ब्रीफ में बताया कि ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में प्रमोट किया था अडॉप्ट प्रोसेस अप्रोच व्हेन डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस अप्रोच में डिवाइड करते हैं कि वहाँ पे इम्प्रूव हो, इफेक्टिवनेस उसका निकल के आए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने से, और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। और इसको हमने प्रोसेस अप्रोच को पीडीसीए साइकिल और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को मर्ज करके हमने बनाया हुआ है। तो इसमें जो है स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका पीडीसीए साइकिल और रिस्क बेस्ड थिंकिंग भी इसके अंदर ऐड है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? अंडरस्टैंड द कंसिस्टेंसी इन मीटिंग रिक्वायरमेंट, consideration of process and terms of added value, achievement of effectiveness process performance, involving of process based on evaluation and data and information। ये इसके प्रोसेस अप्रोच बनाने के फायदे हैं। देखिए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सिंगल प्रोसेस, हमने ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया है। जैसे हम कोई चीज़ के प्रोसेस में इनपुट डालते हैं, इनपुट में जैसे हमारा मटेरियल, रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट जो भी है इनपुट डालेंगे, इनपुट डालने के बाद हम उस पर एक्टिविटी करेंगे जिसको हम प्रोसेस बोलेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एंड पॉइंट होगा तो इस एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी करने के बाद हमारा आउटपुट निकल के आएगा। आउटपुट में हमारा प्रोडक्ट सर्विस जो भी डिसीजन निकल के आता है वो है। इनपुट में हम रिसोर्सेज जो आप डालेंगे, सोर्स क्या होगा उसका इनपुट का। उसके बाद उसमें जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर, अदर रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, जो रिसोर्स होंगे इनपुट के। और रिसोर्स के बाद उसका रिसीव क्या होगा आउटपुट का, रिसीवर कौन होगा, जैसे कस्टमर हो गया हमारा, इंटरनल हो गया। तो इस तरीके से वो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी वो हमें उसका रिसोर्स रिसीवर होंगी आउटपुट का, इसका प्रोसेस का। और इन सबको हम मेजरमेंट करते हैं, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करते हैं। तो वो इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस अप्रोच बनता है। प्लान डू चेक एक्ट क्या है? स्टैंडर्ड के अनुसार प्लान टू चेक एक्ट जो हमारा डिवाइड किया गया है, क्लास जो डिवाइड किया गया है, प्लान डू चेक एक्ट, इसके अंतर्गत हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट्स जो हमारा क्लासेज हैं वो डाले गए हैं। सारे क्लासेज एक साथ इसमें ऐड किए गए प्लान टू चेक एक्ट के थ्रू। जैसे प्लानिंग लिया गया प्लान के अंतर्गत, फिर उसमें सपोर्ट फंक्शन क्या चाहिए वो सपोर्ट डाला गया, उसका ऑपरेशंस क्या है वो ऑपरेशन इन डू में करेंगे काम। उसके बाद हम जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करके उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हमारा जो एक्ट निकल के आता है वो इम्प्रूवमेंट निकल के आता है, फिर उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पीडीसीए साइकिल में हमने ये क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और लिंक किया हुआ है कि पीडीसीए साइकिल के थ्रू ही हम क्लासेस को जान सकते हैं। तो इसके बाद जब ये पीडीसीए साइकिल जब के थ्रू परफॉर्मेंस निकल के आता है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिजल्ट ऑफ यूएमएस, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये चीज़ें हमारी प्लान टू चेक एक्ट निकल के आती हैं। प्लान टू चेक एक्ट को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। प्लान मतलब एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव, सिस्टम्स एंड प्रोसेस एंड रिसोर्सेज नीडेड डिलीवरी रिजल्ट अकॉर्डिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड आइडेंटिफाई द एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जो हमने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया। ऐसे डू में क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट व्हाट वाज द प्लान, हमने क्या प्लान किया था उसको डू में करेंगे। और चेक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे मेजरमेंट प्रोसेस एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स, उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिक्वायरमेंट्स क्या थी और हमने अचीव क्या किया, तो उसको रिजल्ट को हम चेक करते हैं चेक में। और उसके बाद हम उसको एक्शन लेंगे कि हमारा जो क्या इम्प्रूवमेंट है तो हम एक्ट में आ जाएंगे। रिस्क बेस्ड थिंकिंग, रिस्क बेस्ड थिंकिंग हमने बताया आपको कि इस स्टैंडर्ड में सबसे बेहतरीन चीज़ जो जोड़ी गई है वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग जोड़ी गई है। और इसमें इंक्लूड किया गया है कि जब भी कोई आप प्रोसेस है उसका रिस्क निकालेंगे, कोई भी वर्क है उसका रिस्क क्या है, वो चीज़ें हम डिसाइड करेंगे और उस पर एक्शंस लेंगे। तो जिसलिए हमने बताया है इसमें कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग कैसे करना है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है।
रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि में आवश्यकताओं के अनुसार और उसको संबोधित करता है। जोखिम अवसर दोनों को संबोधित करता है। गुणवत्ता प्रणाली को प्रभावशाली बढ़ाने के लिए, परिणाम को नकारात्मक भाव को रोकने के लिए, यानी जो निगेटिव रिस्क प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी बट नॉट ऑल पॉजिटिव इफेक्ट एंड रिस्क रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटीज। यानी हम जो रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको कैसे हम दूर करें, वो भी चीज़ रिस्क अपॉर्चुनिटी में आता है। रिलेशन विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, इसमें जो हम जानेंगे पीडीसीए साइकिल, रिस्क बेस्ड थिंकिंग एंड प्रोसेस अप्रोच है, जो कि हमने पहले ही बताया है आपको। इसके अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं, जैसे ISO 9000, ISO 9004, जो कि इसके बिना ये स्टैंडर्ड पूरा नहीं होता। जैसे फंडामेंटल वोकैबुलरी के लिए हमारा ISO 9000 है, जैसे हमने पहले बताया क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसी के अंतर्गत आता है। और हमारा ISO 9000 मैनेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड इशू ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा जो हमारा ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए अदर रिक्वायरमेंट भी हैं, तो वो अलग अलग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अलग अलग डिसाइड करती हैं क्षेत्र में, इससे लिंकेज नहीं रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फ्रेंड टू पुश बेल आइकन। नेक्स्ट पार्ट में आपको QMS 4 में हम जाएंगे, उसके आगे के जो क्लॉजेज हैं, स्कोप 1 क्लॉज, स्कोप 2, नॉमिनेटिव रेफरेंस, इस तरीके से हम उसको क्लॉज वाइज हम आप इसमें डिटेल में जानेंगे, और क्या रिक्वायरमेंट है उस स्टैंडर्ड की वो जानेंगे। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये है कि अब ये स्टैंडर्ड है, इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा बार आप स्टैंडर्ड को पढ़ोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप इसको 10 बार पढ़िए, देखिए स्टैंडर्ड आपको पूरी तरीके से समझ में आए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पता हो, और इस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। थैंक यू।